ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1 का बी एक्सरसाइज है, उसी का 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डिमांड है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, हमें पता है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक, उसके ठीक बीचों बीच वाले बिंदु का निर्देशांक दे रहा है। क्या क्या दे रहा है? तो 1,1, 2,-3 और 3,4 है। तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इसमें मध्य बिंदु दे रहा है तो इतना हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन बनेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले फार्मूला पर बनेगा, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। ये आपका हो गया त्रिभुज, जिसका नाम क्या है? ABC। कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब होता है इसके ठीक बीच वाले बिंदु। अब A और B के ठीक बीचों बीच को बिंदु ले लीजिए, B और C के ठीक बीचों बीच को बिंदु ले लीजिए, और A एवं C के ठीक बीचों बीच को बिंदु ले लीजिए। AB के मध्य बिंदु हम क्या ले लेते हैं? AB का मध्य बिंदु हम यहाँ लिखेंगे 1,1। BC का मध्य बिंदु हम लिखेंगे 2,-3, और AC का मध्य बिंदु लिखेंगे 3,4। आपको किसका नियामक निकालना है? तो शीर्षों का, यानी कि A का, B का और C का। इस तीनों में किसी का भी नियामक हमको पता नहीं है। हम करेंगे क्या? इस तीनों का नियामक कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसका नियामक मानेंगे x1, y1, इसका मान लेते हैं x2, y2, तो इसका क्या मान ले? x3 और y3। समझने में कोई तकलीफ़ यहाँ तक नहीं ना? अब चलिए, इसमें करना क्या है, कुछ भाषा ऐड कर देते हैं, कुछ भाषा जोड़ देते हैं। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, जो आप त्रिभुज लिखे हैं उसका शीर्ष जो आप माने हैं उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः। ये क्रमशः देने का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले A लिखा गया, उसके बाद B और उसके बाद C लिखा गया है। तो सबसे पहले A का नियामक लिखेंगे, फिर B का लिखेंगे और फिर C का लिखेंगे। A का नियामक हमने क्या लिया है? x1, y1, तो यहाँ लिख देते हैं क्रमशः x1, y1, कॉमा x2, y2 एवं x3, y3 है। ठीक है। जिसका मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु क्या क्या दिया गया है? तो मध्य बिंदु दिया गया है 1,1, 2,3 तथा 3,4 है। ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले हम इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है। ये जो 3 को मध्य बिंदु है, इस तीनों का नाम कुछ हम लिख देते हैं। क्या लिख दें? तो इस बिंदु का नाम लिख देते हैं P, इसका लिख देते हैं Q और इसका R। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब लिखेंगे मध्य बिंदु P का नियामक। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु P का नियामक। मध्य बिंदु P का नियामक। मध्य बिंदु के नियामक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? किसका मध्य बिंदु निकालना है? मध्य बिंदु P का नियामक निकालना है। मध्य बिंदु P का नियामक क्या दिया हुआ है? 1,1। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर लिख देंगे 1,1। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ये जो मध्य बिंदु P है, किसका मध्य बिंदु है? A और B का, यानी कि x1, x2 यही आपको लेना है। ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए x1 का मान, वहाँ देखिए x1 का मान x1 और x2 का मान x2 बट्टा में 2, कॉमा y1 का मान y1 और y2 का मान भी है y2 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जब नियामक लिखा जाता है, आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी नियामक लिखा जाता है तो नियामक में पहला कोऑर्डिनेट x का और दूसरा y का होता है, और इसमें भी पहला x का और दूसरा y का। तो हम क्या करेंगे, x वाले को x वाले के बराबर में लिखेंगे और y वाले को y वाले के बराबर में। यानी कि लिखना कैसे, तो लिखेंगे 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर में x1 प्लस x2/2, ठीक है, कॉमा दे दे। फिर इस 1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर में y1 प्लस y2 बट्टा में 2। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करना पड़ता है, कैचिया गुना करना पड़ता है। कैचिया गुना यानी कि तिरछा गुना करना पड़ता है। आइए हम कैचिया गुना करते हैं। जब 1 से x1 और x2 में मल्टीप्लाई होगा तो x1 प्लस x2 के बराबर में 2 एकम 2 आ जाएगा, आ गया। ये आपका हो गया समीकरण, ठीक है, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, कॉमा दे देते हैं। फिर 1 से y1 प्लस y2 में गुना कीजिए तो y1 प्लस y2 आएगा, के बराबर में 2 एकम 2, ये आपका हो गया समीकरण 2। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। देखिए आपका मध्य बिंदु P निकल चुका है, अब क्या निकालेंगे, Q। अब यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु Q का नियामक, पहले आप लिख दीजिए पुनः, लिखेंगे यहाँ पर हम मध्य बिंदु Q का नियामक। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए मध्य बिंदु Q का नियामक, मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आगे बढ़िए, मध्य बिंदु Q, कि जो Q अवस्थित है किसके बीच अवस्थित है, B और C के बीच। अब यहाँ देखिए जब हमें यहाँ x1 और x2 लेना पड़ेगा, फिर y1 और y2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ x1 x2 और x2 x3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x1 x2 के रूप में और x2 x3 के रूप में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु Q का नियामक क्या दिया हुआ है, 2, -3। अब आइए मध्य बिंदु Q का नियामक आप लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2, -3 के बराबर में x1 का मान है x2 और x2 का मान है x3 के बट्टा में 2, y1 का मान है y2 और y2 का मान है y3 के बट्टा में 2। जब आगे बढ़ाएंगे तो फिर जैसे यहाँ पर हमने किया है 2 के बराबर में ये और -3 के बराबर में ये, कैसे, x वाले के बराबर में x वाला और y वाले के बराबर में y वाला। अब यहाँ पर 2 है, इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर में x2 प्लस x3 बट्टा में 2, -3 बट्टा में 1 लिख देते हैं, के बराबर में y2 प्लस y3 बट्टा में 2। जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करना पड़ता है, कैचिया गुना। अब देखिए 1 से जब x2 x3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 प्लस x3 के बराबर में 2 दूनी 4। समीकरण 1, 2 हम ले चुके हैं, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए जब 1 से y2 y3 में गुना करेंगे तो y2 प्लस y3 के बराबर में 3 दूना 6, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम यहाँ पर मध्य बिंदु Q का भी निर्देशांक निकाल चुके हैं। अब हमें मध्य बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है R का, किसका, R का। और ये मध्य बिंदु R किसके बीच है, A और C के बीच अवस्थित है। लिखेंगे मध्य बिंदु R का नियामक, पुनः लिखकर, पुनः लिखना है मध्य बिंदु R का नियामक। फॉर्मूला पता है क्या, कौन सा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब आप वहाँ देखिए मध्य बिंदु R का नियामक क्या दिया हुआ है, 3, 4 दिया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3, 4 के बराबर में
अब देखिए आप, जब हम x1 निकालेंगे तो x1 तो x1 ही है, लेकिन x2 क्या हो जाएगा हमारा, x3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। फिर आपको वही चीज़ करना है, क्या करना है, आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए x वाले को x वाले के बराबर में और y वाले को y वाले के बराबर में, यानी कि 3 बट्टा में लिख देंगे 1, के बराबर में आ जाएगा, के बराबर में आ जाएगा x1 प्लस x3 बट्टा में 2 कॉमा 4, इसके नीचे लिख देंगे 1 के बराबर में y1 प्लस y3 बट्टा में 2। अब इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करना होता है, कैचिया गुना। 1 से x1 प्लस x3 में गुना होगा तो ये जब तक रह जाएगा के बराबर में 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। आपका ये समीकरण हो गया। हम 1 2 3 4 ले चुके तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 5। ठीक है, कॉमा 1 से y1 y3 में गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस y3 के बराबर में 4 दूनी 8। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, छठा हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 x वाला समीकरण है, और समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 कौन सा समीकरण है, y वाला समीकरण है। ठीक है, अब करना क्या है, लिखेंगे समीकरण x वाले, पहले सभी x वाले समीकरण को ले लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1, 3 एवं 5 को जोड़ने पर, एवं 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देखिए कभी भी अगर आप समीकरण को जोड़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, तो इसमें दायां पक्ष को दायां पक्ष वाले के साथ जोड़ना पड़ता है और बायां पक्ष वाले को बायां पक्ष वाले के साथ। ठीक है, कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि x वाले को x वाले के साथ जोड़ेंगे और बिना x वाले को बिना x वाले के साथ। अब हमें करना क्या है, टोटल बायां पक्ष को बायां साइड में लिख लेना है। अब देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, x1 प्लस x2 है। समीकरण 3 का बायां पक्ष x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3, और उसके बाद प्लस फिर पांचवा समीकरण क्या है, x1 प्लस x3 है के बराबर में। अब दायां पक्ष वाले को दायां पक्ष वाले के साथ जोड़ेंगे। अब दायां पक्ष में देखिए 2 है, 4 है और 6 है, तो लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है बुआ। देखिए आगे, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ x1 है और एक यहाँ x1 है। क्या गो x1 है, 2 गो x1 प्लस एक यहाँ x2 और एक यहाँ x2। क्या गो x2, 2 गो x2 और एक यहाँ x3 और एक यहाँ x3। क्या गो x3, 2 गो x3 के बराबर में 2 गो 4 को 6 गो और 6 12 गो। समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए टोटल में 2 से भाग लगने वाला है, क्या लगने वाला है, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा ना। अब यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। जब आप दोनों तरफ 2 से भाग देते तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x2, 2 से 2 कटेगा, बचेगा x3 के बराबर में 2 से 12 में भाग देंगे, 6 मरतबे कट जाएगा, कटेगा। आप कहाँ तक समीकरण ले चुके हैं, 6 तक। अब इसको क्या आप ले लेंगे, समीकरण 7। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे समीकरण 7 में से क्रमशः 1 3 5 घटाने पर 1 3
5 घटाने पर। ठीक है, आगे बढ़ा है इस क्वेश्चन को। समीकरण आपका 7 क्या है? आपका समीकरण 7 है x1 प्लस x2 और प्लस x3 के बराबर में 6 है। देखिए एक बार हम फिर चलते हैं इसी बीच में त्रिभुज की तरफ। आपको मान किसका निकालना है? x1 का, x2 का, x3 का, फिर y1 का, y2 का और y3 का। हम इतना कांड रच चुके हैं लेकिन अभी तक एको को आंसर अभी तक हमको नहीं मिला है, लेकिन अब आंसर मिलना चालू हो जाएगा। कैसे? क्या लिखे? समीकरण 7 में से क्रमशः 1, 3 और 5 को घटाने पर सबसे पहले समीकरण 1 को घटाइए। समीकरण 1 क्या है? x1 x2 के बराबर में 2 है। x1 प्लस x2 के बराबर में है 2। क्या करना है? घटा देना है, घटाना है। अब देखिए x1 से x1 कैंसिल हो गया, x2 से x2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? x3 के बराबर में 6 में से अगर 2 को घटेगा तो क्या बच जाएगा? 4 को बच गया। x3 का मान आ गया, अभी तक सिर्फ x3 का मान आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे पुनः। आपने क्या किया है? आपने अभी तक समीकरण 7 में से पहला को घटाया है, अब किसको घटाना है? तीसरा को। समीकरण 7 लिखिए। समीकरण आपका 7 क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर में 6। समीकरण दूसरा आप समीकरण आप तीसरा लीजिए। समीकरण तीसरा क्या है? x2 प्लस x3 के बराबर में 4। x2 प्लस x3 के बराबर में है 4। इसको भी क्या करना है? घटाना है। x2 से x2 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। और इधर क्या बचा हुआ है? x1। x1 का मान निकल गया, x3 का निकला। अब लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। अब चलिए अब क्या करना है? अब समीकरण 7 में से किसको घटाएंगे? 5 को। समीकरण 7 आपका क्या है? समीकरण 7 आपका है x1 प्लस x2 और प्लस x3 के बराबर में है 6। और समीकरण आप अब देखिए पाँचवा समीकरण आपका क्या है? तो पाँचवा समीकरण आपका है x1 प्लस x3 के बराबर में 6। x1 प्लस x3 के बराबर में है 6। इसको भी माइनस कर देना है। x1 से x1 क्रॉस, x3 से x3 और 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पर बच गया x2। ठीक है, देखिए आपको जो मान निकालना था x1, x2 और x3 का मान निकल गया। अब इसी तरीक़ा से आपको अब y1, y2 और y3 का मान निकालना है। कैसे मान निकलेगा ज़रा देखिए। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है? अब फिर यहाँ से जैसे यहाँ से हम बनाए हुए थे समीकरण 1, 3, 5 को जोड़ने पर, तो अब जिस समीकरण को हमने छोड़ा है यानी कि y वाले को अब उसको जोड़ना है। अब लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ने पर। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ने पर। अब आइए समीकरण आपका 2 क्या है? आपका समीकरण 2 है y1 प्लस y2 बराबर में 2। अब आपको पहले भी बताया गया है कि बायां पक्ष वाले को एक साथ और दायां पक्ष वाले को एक साथ जोड़ना है। करेंगे क्या? पहले बायां पक्ष वाले को हम लेते हैं। बायां पक्ष में है y1 प्लस y2 प्लस समीकरण चौथा में आइए। समीकरण चौथा आप देखिए y2 प्लस y3 है। लिखेंगे y2 प्लस y3 और उसके बाद अब आप आइए समीकरण छठा में। समीकरण छठा है y1 प्लस y3, तो लिखेंगे y1 प्लस y3 के बराबर में। अब आप आ जाइए किधर? दाहिने पक्ष में। दाहिना पक्ष में 2 माइनस 6 और 8। प्लस वाले को पहले एक साथ लिखते हैं, 2 प्लस 8 और लास्ट में माइनस 6। समझने में किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक यहाँ y1 और एक यहाँ y1, 2y1 हो जाएगा प्लस एक यहाँ y2 और एक यहाँ y2, 2 गो y2 हो जाएगा और एक यहाँ y3 और एक यहाँ y3, 3 गो y3 हो जाएगा, 2 गो y3 हो जाएगा के बराबर में 2 और 8 10, 10 में से 6 जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पर भी सब में 2 से भाग लगने वाला है, यहाँ पर भी 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग लगेगा, यहाँ भी 2 से भाग लगेगा और इसमें भी क्या लग जाएगा? 2 से भाग आसानी से लग सकता है। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ 2 से क्या करने पर
आगे बढ़ेंगे, तो जब हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से भाग दिया, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर बच जाएगा y1। क्या बचेगा, y1 प्लस, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर y2 और यहाँ पर बचेगा y3 के बराबर में 4 में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2। अब देखिए आप समीकरण 7 ले चुके, इसको अब आपको क्या लेना पड़ेगा, 8। समीकरण ये हो जाएगा आपका 8। अब जैसे हमने यहाँ किया था कि समीकरण 7 में से क्रमशः 1, 3, 5 घटाने पर, वैसे यहाँ करना पड़ेगा क्या, समीकरण 8 में से क्रमशः किसे घटाना पड़ेगा अब, तो अब घटाना पड़ेगा यहाँ पे किसको, तो 2 को, 4 को और 6 को, क्रमशः 2, 4 और 6 को घटाने पर, और 6 को घटाने पर, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो समीकरण आपका 8 क्या है, समीकरण आपका 8 है y1 प्लस y2 और प्लस y3 के बराबर में 2। सबसे पहले आपको समीकरण 2 घटाना है। समीकरण 2 आपका क्या है, y1 प्लस y2 के बराबर में 2, y1 प्लस y2 के बराबर में है 2। जब हम आगे बढ़ेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा y3 के बराबर में 2 में से हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, अब लिखना है, अब क्या करना है, अब 8 में से किसको घटाना है, 4 को। समीकरण 8 क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर में 2। आइए आपका चौथा समीकरण क्या है, तो आपका चौथा समीकरण है y2 प्लस y3 के बराबर में -6, y2 प्लस y3 के बराबर में -6, यही है ना। अब आइए माइनस माइनस, और यहाँ पर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, फिलहाल इसको माइनस से लिखें, इसको कैंसिल करके यहाँ पर बचा y1 माइनस माइनस प्लस और 6 और 2 8 हो जाएगा, y3 निकला, y1 निकला, बचा क्या y2, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे पुनः में। अब आइए समीकरण 8 में से कौन सा समीकरण घटाना है, 6 घटाना है। अब यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 के बराबर में है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण छठा क्या है, समीकरण छठा है y1 प्लस y3 के बराबर में 8, y1 प्लस y3 के बराबर में 8, माइनस कर देना है, माइनस 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 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर y2 के बराबर में 6 में से 8 जाएगा, 2 में से 8 जाएगा -6। सारा कोऑर्डिनेट आपका निकल गया, आपको शीर्ष न निकालना था। अब लिखेंगे यहाँ पर शीर्ष, क्या लिखेंगे, शीर्ष a के बराबर में, शीर्ष a के बराबर में, शीर्ष a के बराबर में हमें क्या लिखना है, तो शीर्ष a के बराबर में हमने लिया था x1 और y1, क्या लिया था हमने, x1 y1। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, x1 का मान क्या आपको मिला हुआ है, इधर देखिए x1 का मान क्या है, 2 है, 2 और कॉमा, y1 का मान क्या मिला हुआ है, 8। उसके बाद b का मान हमने क्या माना हुआ था, x2 y2, x2 का मान आप देखिए क्या मिला हुआ है, x2 का है 0 और y2 का मान क्या आया हुआ है, y2 का -6। और उसके बाद अब c का देखिए, c का हमने क्या माना था, x3 y3, x3 का मान क्या है, x3 का मान है 4, कॉमा y3 का मान क्या है, 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कोई परेशानी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये भी क्वेश्चन है आपके एक के बी एक्सरसाइज का 17वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्षों, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका लगातार 3 को शीर्ष लिया जाए तो उसका नियामक दिया हुआ है 6, -1, 10, 6 और 13, -5।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो चौथा शीर्ष बच रहा है, जो चौथा शीर्ष है उसका नियामक क्या होगा, आपको यही बताना है। अब चलिए सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज कह रहा है, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज एगो बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ठीक है, मतलब एक समान हो। चलिए आपका ये समांतर चतुर्भुज हो गया। आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी। कह रहा है कि इसका 3 गो लगातार शीर्ष, कोई भी 3 गो लगातार शीर्ष ले लीजिए, ए बी सी लीजिए या बी सी डी लीजिए या सी डी ए लीजिए, कोई 3 गो लगातार शीर्ष आपको ले लेना है, ठीक है। क्या कि आप कैसे भी अगर इस कोऑर्डिनेट को सेट करते तो आपको 3 गो लगातार शीर्ष मिल जाएगा। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इस बिंदु ए का कोऑर्डिनेट है 6, बी का कोऑर्डिनेट है 10, 6 और सी का कोऑर्डिनेट है 13, 5 -5 13, -5 है। चलिए अब करते क्या है, इसके विकर्ण को एक दूसरे से मिला देते हैं, इसके विकर्ण को एक दूसरे से मिला देते हैं, बी से डी को मिला देते हैं और ए से सी को। समांतर चतुर्भुज में आपको पढ़ाया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ इसको समान 2 भाग में बांटते हैं, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से, पहले इस बिंदु का नाम लिख लीजिए आप ए से ई जितना दूर होगा उतना ही दूरी ई से सी का भी होगा, और जितना दूरी बी से ई का होगा उतना ही दूरी ई से डी का भी होगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर बात यही कहा जाएगा कि ये जो बिंदु ई है ना, बी डी का भी मध्य बिंदु है और ए सी का भी मध्य बिंदु है। अब आपको करना क्या है, मध्य बिंदु आपको निकाल लेना है, किसका, ए सी का मध्य बिंदु ई है तो ई का मध्य बिंदु आपको निकाल लेना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखिए, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए से सी को तथा बी से डी को मिला दिया। क्या कर दिया, मिला दिया। जहाँ बिंदु ये जो ई है ना, ए सी और बी डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जहाँ बिंदु ई ए सी तथा बी डी को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समविभाजित करता है। अभी लिखेंगे अर्थात बिंदु ई ए सी तथा बी डी का क्या हो जाएगा, बी डी का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। चलिए अब आगे बढ़िए। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए दोनों शीर्षों का निर्देशांक पता होना चाहिए। अगर हम बी डी से निकालते तो डी का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, नहीं ना पता है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ए सी का मध्य बिंदु ई का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर रेखा
ए सी का मध्य बिंदु ई का क्या निकालना है, ई का निर्देशांक, मध्य बिंदु ई का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। मध्य बिंदु ई का निर्देशांक निकालना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए AC पर जाना है तो हमारा x1 6 और x2 क्या हो जाएगा 13 और y1 -1 और y2 -5। अब यहाँ लिखेंगे हम x1 का मान 6 प्लस x2 का 13 बटा में 2 और कॉमा y1 का मान -1 और प्लस है और उसके बाद y2 का मान है -5, तो माइनस प्लस -5 के बट्टा में है 2। जब आगे बढ़ाएंगे तो 13 और 6 19 के बट्टा में 2 और कॉमा -1 और -5 -6 और बट्टा में 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि 19 बट्टा 2 और कॉमा यहाँ पर -3 आया। किसका कोऑर्डिनेट, बिंदु ई का। बिंदु ई का कोऑर्डिनेट क्या निकला, तो बिंदु ई का कोऑर्डिनेट निकल गया 19 बट्टा 2 कॉमा -3। अब फिर चलेंगे कहाँ पर, BD पर। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः लिखकर, जैसे यहाँ पर लिखे हैं अब यहाँ लिखेंगे पुनः लिखकर लिखेंगे रेखा BD। किसका लिखना है, BD का लिखना है। अब देखिए D का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर कि रेखा BD का मध्य बिंदु ई का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पता है क्या, x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। अब देखिए मध्य बिंदु ई का निर्देशांक का मान क्या निकला हुआ है, तो निकला हुआ है 19 बट्टा 2 कॉमा -3 के बराबर में यहाँ पर लिखना है x1 का मान। अब देखिए x1 का मान BD के लिए x1 का मान 10 और x2 का x1 क्या, सॉरी हाँ BD है ना, सी तो इधर है। अब चलिए x1 10 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, x1 हमारा 10 हो जाएगा और x2 x1 हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे x1 प्लस x2 है, यानी कि 10 प्लस x1 के बट्टा में क्या लिखना है 2 कॉमा, अब हमारा y1 6 हो जाएगा और y2 y1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब लिखना है 6 प्लस y1 के बट्टा में 2। अब आप बताइए ये हमारा x का मान है और ये भी x का, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं 19 बट्टा 2 के बराबर में 10 प्लस x1 के बट्टा में 2 और कॉमा -3 वाला इसके बराबर में आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे -3 बट्टा में 1 के बराबर में 6 प्लस y1 के बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब आप बताइए जब बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मानो तो क्या करना होता है, कैचिया गुणा करना होता है। जब 2 से 10 प्लस x1 में गुना करेंगे तो 2 दहाई 20 प्लस 2 x1 आ जाएगा। कैसे, 2 दहाई 20 और प्लस 2 से x1 में गुना करेंगे तो 2x1 के बराबर में 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना हो जाएगा 38 और कॉमा यहाँ पर देखिए 1 से 6 प्लस y1 में गुना करेंगे तो 6 एकम 6 प्लस y1 से 1 में गुना करेंगे तो y1 के बराबर में -3 से 2 में गुना होगा तो 3 दूना 6 माइनस है तो माइनस, यानी कि -6। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2x1 के बराबर में 38 और -20 कॉमा यहाँ पर देखिए y1 के बराबर में यहाँ पर -6 है और +6 इधर आएगा तो -6। अब यहाँ देखिए 2x1 के बराबर में 38 में से 20 जाएगा 18 कॉमा y1 के बराबर में -6 और -6 -12। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर गुना में x1 के साथ, तो x1 के बराबर में 18 बटा 2 कॉमा y1 बराबर -12 है। 2 से 18 कट जाएगा, कितना मरतबे 9 मरतबे। x1 का मान आया 9 और y1 का मान आया आपके पास क्या -12।
आपको किसका मान निकालना था, x1 और y1 का ही ना। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः चौथा शीर्ष D का निर्देशांक बराबर इसके निर्देशांक को हम क्या लिए हुए थे, x1, y1 लिए हुए थे। तो x1 का मान क्या आया हुआ है 9, y1 का मान आया हुआ है -12। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ?